वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं एक नया टॉक शो निवेश गुरु का फंडा, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि बाजार के एक्सपर्ट से हम बात करके आपको बता सके कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, किन सेक्टर्स पर नजर रखें। वैसे हमारे देश की बात कुछ अलग ही है। कभी बैंक एफडी का दबदबा था, ज्यादातर लोग बैंक एफडी में अपने निवेश को सुरक्षित मानते थे, ये उनके निवेश करने का फेवरेट ऑप्शन हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड तेजी से बदला है। अब निवेशक इक्विटी समझ रहा है, म्यूचुअल फंड समझ रहा है और म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर लोगों के बीच में हम क्रेज को भी बढ़ते हुए देख रहे हैं और ये नतीजे जो हैं आंकड़ों में भी साफ दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के एयूएम में जबरदस्त तेजी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2024 में म्यूचुअल फंड कंपनियों का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी इनमें जो पैसा निवेश होता है वो 65 लाख करोड़ के पास पहुंच चुका है। और यही 10 साल पहले जुलाई 2014 में, यानी 10 साल में हमने देखा कि 6 गुना का एक इजाफा, 10 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था एयूएम। और म्यूचुअल फंड सही है, ये तो हम सब जानते हैं और आज हम बात भी करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश ये होगी कि ये म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है, ये म्यूचुअल फंड कैसे आपको अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचा सकते हैं, इसमें आपकी निवेश की रणनीति कैसी होनी चाहिए ताकि आप छोटी सी सिप के जरिए भी बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, यूनियन म्यूचुअल फंड के सीईओ मधु नायर। और सिंस हमारे साथ मिस्टर नायर जुड़े हुए, वेलकम टू मनी नाइन सर। मुझे लगता है यूनियन म्यूचुअल फंड की नई मल्टी एसेट एलोकेशन स्कीम की निवेश स्ट्रैटेजी पर भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ, बट वेलकम टू मनी नाइन सर। अब मैंने कुछ अभी फिगर्स जो है वो पढ़े जो एम्फी हमें देता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए, और आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये बताइए कि पिछले 10 साल में हमने 6 गुना का एक ग्रोथ देखा है, 6 फोल्ड जो है ये बढ़ा है। आगे के 10 साल में आप क्या देख रहे हैं? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तेजी से बढ़ने वाली है, किस लेवल पर आप देखेंगे? अगर मैं कहूँ 2034 में आपकी क्या उम्मीद है? First of all, thank you, Priyanka, for having me on the show. And as you absolutely said it right, over the last 6 to 10 years, mutual fund industry growth has been very, very handsome, I would say. But, picking up a number, it is just a beginning. We have not even touched the tip of the iceberg. हम अभी just शुरुआत किया है ये पूरा जर्नी का, and ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर डेवलप्ड नेशंस में देखोगे, एक ऐसा पीरियड आया है जहां से म्यूचुअल फंड एयूएम्स हैव एक्चुअली गॉन एक्सपोनेंशियल। सो आप अगर भारत की बात करें तो यहाँ से इंक्रीमेंटल नहीं, मेरा मानना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। दिस इंडस्ट्री कुड ग्रो एट एनीवेयर बिटवीन 18 to 24% ग्रोथ रेट्स फॉर द नेक्स्ट 10 years, एंड बाय दैट सेंस 7 से 10 साल, मैं एग्जैक्टली 10 साल नहीं बोलूंगा, बट 7 से 10 साल में हो सकता है ये 1,40,000 crore to 200 lakh crore की इंडस्ट्री बन सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, सो पोटेंशियल बहुत है और जैसा कि आपने कहा मिस्टर नायर कि ये तो बस शुरुआत है अभी। अब मुझे ये समझना है आपसे कि आप म्यूचुअल फंड बाजार को समझते हैं और आपकी कंपनी जो है वो 16,000 करोड़ प्लस का एक एयूएम संभाल रही है, लेकिन आप मिस्टर मधु नायर एज एन इन्वेस्टर किस तरह का निवेश करते हैं? आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपकी अपनी कंपनी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा आप कहाँ निवेश करते हैं? क्या आप दूसरी कंपनियों के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी निवेश करते हैं या फिर वो मैंडेट नहीं होता है आप लोगों के पास? Thank you, Priyanka, for asking that question. So I would say, investment journey, when you look at it, has been there for the last 25, 26 years for me when I started my career. I've been very lucky कि मुझे शुरुआत में ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ जुड़ने को मिला। मेरा करियर ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था सन 1998 में, और तब से हमको सिखाया गया था कि एसआईपी अच्छा है, तब धीरे धीरे एसआईपी करते गए। और इनिशियल डेज में मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट जर्नी तभी ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टार्टिंग द करियर, योर होराइजन इज ऑब्वियसली वेरी वेरी लॉन्ग, एंड ऑल्सो द रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज वेरी वेरी लॉन्ग, एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए
ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में, सो इनिशियली अगर पहले 5-10 सालों में देखोगे तो ऑलमोस्ट 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स रहा है। देन धीरे धीरे एसेट एलोकेशन धीरे धीरे करता गया, और आज के तारीख में इफ यू आस्क मी करेंटली it would be a 65% towards tilted towards equity and 35% would be other asset classes, including your fixed income asset classes, which can have PPFs and other, fixed yielding instruments, and then obviously gold, thoda bahut international, and as well as some other instruments. Except real estate, has not been my cup of tea, at least from my perspective. So apart from the house I live, I don't have any investments in real estate. But this has been, but yeah, 65% still tilted towards equity, but it has been proven very, very successful for me, I would say. And I would always say that, each one's individual journey on financial side is very, very different. Risk appetite is very, very different. Tolerance level is very, very different. Horizons are very, very different. Cash flows are very, very different. But having said that, the only suggestion I would give here is, last, you would say 18, 20 years, mutual fund industry has been able to create tremendous amount of wealth, exponential amount of wealth, although a lot of investors have actually not experienced that. Only last 10 years people have actually come into the industry. Otherwise, 18-20% returns which mutual funds are showing over the last 20 years have been only available for few and very, very few. So now this will explode, and आगे के 10-15 years, I think that's going to be really exponential. आपने राइटली कहा कि हर इन्वेस्टर की अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है, लेकिन आपके इस जर्नी में जो मुझे खास बात दिखी, जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स आपसे सीख सकते हैं, आपने कहा करियर की शुरुआत में आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा होती है तो आप शायद इक्विटी की तरफ ज़्यादा टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन अब विद ईयर्स इन्होंने क्या किया है, इक्विटी है 60-65% और उसके अलावा फिक्स्ड इनकम, गोल्ड इस तरफ गए हैं, पर रियल एस्टेट से दूरी बना करके रखी है। अगर मधु से मुझे अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देखूं तो क्या मुझे उसमें केवल यूनियन म्यूचुअल फंड की ही स्कीम्स नजर आएंगी, या आप और भी दूसरी कंपनियों की स्कीम्स में भी निवेश करते हैं? तो ये एक हिस्टोरिकल पोर्टफोलियो बना हुआ है। सो यूनियन म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा पोर्टफोलियो में, एंड आपको पता ही है रेगुलेटरली वी हैव टू invest up to 20% of our income into our own mutual fund. So मैंने और भी म्यूचुअल फंड कंपनियों में काम किया है, तो वो सारे म्यूचुअल फंड्स का भी ये है। बट मेरा मानना ये है कि लोगों को 3-4-5 म्यूचुअल फंड कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लगभग 5-7 स्कीम इन्वेस्ट करना चाहिए across different categories to get that entire flavor of the market. Okay, now most importantly, we are getting an opportunity to talk to you, and I would want to understand, every mutual fund company has their own style of investment. आपके यूनियन म्यूचुअल फंड में कुछ 26 के आसपास आप लोग स्कीम्स हैं आप लोगों की, आई वाज सीइंग इट ऑन योर वेबसाइट। इक्विटी में सबसे ज़्यादा 11 स्कीम्स हैं, डेट में 8 है, हाइब्रिड के 4 हैं, प्लस आप कुछ अभी एक NFO आप मल्टी एसेट लेकर के आए हैं। तो आप किस निवेश के किस स्टाइल को फॉलो करते हैं, ज़रा इस पर हमें बताइए कि यूनियन म्यूचुअल फंड में जब एक निवेशक निवेश करता है तो किस तरह के स्टाइल को वो एक्सपोजर ले रहा होगा? तो देखिए, we have a very strong investment process, and investment process is nothing but how do we select stocks and how do we construct portfolios. It is all about what do we look at while selecting stocks, and how do we construct portfolios. So from a stock selection perspective आप आएंगे तो उसमें we follow a very strong approach called fair value approach, जहाँ पे हम आगे के फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं और एक फेयर वैल्यू पे पहुंचते हैं कंपनियों का, एंड देन डिसाइड करते हैं कि आज की तारीख में ये वैल्यूएशन पे सही बैठता है कि नहीं बैठता है। And then also we added a layer in terms of momentum, क्या हो रहा है मार्केट में, ट्रेंड्स क्या चल रहा है मार्केट में, उसके साथ वो भी देखते हैं, एंड देन वी ट्राई टू इन्वेस्ट। एंड देन आती है बात पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का। ये तो हुआ स्टॉक सिलेक्शन का।
तो आपको पता ही है सेबी ने कैटेगराइजेशन किया हुआ है कैटेगरीज का. सो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी देन some funds will have a mix of growth and value. Something called as a union value fund will have really value style of investing, wherein some of the funds would have growth style of investing, and some of them will have mixed style of investing of growth and value both together. So we generally have built different kinds of styles over a period of 10 12 years, and then depending upon the mandate it gets mixed or it gets tilted. और अगर आपसे एक नया इन्वेस्टर पूछे कि मुझे ये बताइए मिस्टर नायर कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही समय क्या है. म्यूचुअल फंड सही है ये तो हमने सब सुन लिया बहुत, लेकिन सही समय भी कोई होता है क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का? ये तो सही समय करके आई थिंक एवरी डे इज अ गुड डे, बिकॉज आपको देखना चाहिए एनीवे. दिस इज बेसिकली व्हाटएवर यू से. तो मैं इतना कहूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना इन्वेस्ट कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है वो इन्वेस्ट कीजिए, स्पेशली टू द न्यू मिलेनियल किड्स हु आर गेटिंग इनटू द करियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मैं ये मानता हूं कि एक से एक अगर मुझे 20 साल पहले मिला होता तो ये होता कि जल्दी तो मैंने चालू किया, बट जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा कर देखते हैं कि जो भी हमारा इनकम आता है, जो बिजनेस से आता है या फिर सैलरी से आता है, उसमें से एक्सपेंसेस निकाल के फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं. बट आई थिंक अगर हो सके तो इनकम जितना भी आता है उससे इन्वेस्टमेंट निकाल के फिर एक्सपेंसेस करे, वो बहुत बेहतर होगा. बिकॉज जल्दी शुरू करना और ज्यादा शुरू करने से जो आजकल की जनरेशन जो बोलती है कि अर्ली रिटायरमेंट करना है, बट करना क्या है, करना यही है कि जल्दी शुरू करना है और ज्यादा शुरू करना है. उससे जल्दी भी हो सकता है. तो ये मैं कहूंगा, और ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कब इन्वेस्ट करना है. डिपेंडिंग अपॉन ईच वंस कैश फ्लो, ईच वंस earning potential at any point of time. It can vary from other things. Having said that, जिसको wealth creation करना है और who has got regular recurring income etc, they should go for SIPs, wherein अगर किसी के पास लमसम पैसा है तो obviously उनको starting valuation का भी ध्यान देना चाहिए. बिकॉज इसके लिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो फाइनल आउटकम है वो स्टार्टिंग वैल्यूएशन के ऊपर भी निर्भर करता है, बहुत निर्भर करता है. जबकि इंडिया स्टोरी लंबा समय के लिए बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कभी कभी क्या होता है, वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा लगने लगता है. एंड 1-2 साल के लिए मार्केट शायद महंगा लगता है, लेकिन 5 साल के नजरे से देखो, 10 साल के नजरे से देखो तो शायद सस्ता लगने लगे. तो वो टाइम पे अगर लोगों को एसटीपी के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए जब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई हो, और वैल्यूएशन एकदम बिल्कुल ये हो तो ज्यादा से ज्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो ये दो है. बट अदरवाइज जिसका रिकरिंग इनकम होता है उनको तो वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी इट्स अ प्रूवन रूट फॉर वेल्थ क्रिएशन. ओके, और जल्दी तो शुरू करना ही है, पर ज्यादा शुरू करना है. जल्दी और ज्यादा का कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर बस शुरू करने को आपने किसी भी रकम से शुरुआत कर दी तो उससे बात नहीं बनेगी. आपने बात की वैल्यूएशन की. अभी देखने को मिल रहा है कि बाजार बहुत ओवर वैल्यूड जो है, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं. साथ ही में हम जो सेशंस देख रहे हैं, कई उतार चढ़ाव वाले सेशंस हम देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी वाले सेशंस देख रहे हैं, फिर मार्केट को फिर हम हाईज बनाते हुए देख रहे हैं. तो एट दिस पॉइंट आप मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं? निवेशकों को आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाने के लिए कहेंगे? कोई खास सेक्टर्स, पॉकेट जहां पर आपकी नजर है सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा, इंडिया ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस बहुत अच्छा लग रहा है. ये 10-15 साल एक ऐसा लाइफ टाइम, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है लोगों को इंटरजेनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का, एक्सपोनेंशियल. और ये चीज जो है वो काफी कंट्रीज में हो चुकी है पहले भी. लेट्स लुक एट जापानीज मिरेकल, और आप देखेंगे यूएस में भी ये हुआ है, चाइना में भी अर्ली 2000 में ये हुआ है. एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है 10-15 साल जब डेवलपिंग नेशन से ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड का ट्रांजिशन होता है, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है. 20-25 साल का स्टोरी रहता है, लेकिन 10-15 साल में काफी फ्रंट एंडेड रिटर्न्स मिल सकता है. तो और इससे इंटरजेनरेशनल वेल्थ भी हो सकता है. सो
म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को टू क्रिएट दैट एंड टेक द एडवांटेज, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी वेरी रिस्कियर फॉर देम. So that is the first part. Now coming back to the current valuations, मैंने ये भी बोला कि कभी भी हम क्या सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं क्या हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा अंडर एस्टिमेट भी कर लेते हैं कि क्या अचीव कर सकते हैं. तो वही है इस हाल मार्केट का. तो शायद वैल्यूएशन थोड़ा सा आगे है, बट उसके साथ अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रांग है और लिक्विडिटी भी है. सो ये पता नहीं है कि ये कभी शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल कितना हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म का अगर बात करें तो बाजार में रहना बहुत जरूरी है. एंड बहुत लोग जो दूसरे कंट्रीज में है, व्हेन यू लुक एट यूएस और चाइना और जापान, व्हेन दिस हैपेंड विद देयर कंट्री, they obviously had this opportunity but they lost out because बहुत नॉइज और बहुत क्लटर होता है और बहुत वेवर करते हैं. सो द की मैसेज इज टू स्टे पेशेंटली एंड सी थ्रू दिस जर्नी. और अगर वैल्यूएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में अप्रोच करना चाहिए, बट निवेश करना बहुत जरूरी है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड गेट द एंटायर बेनिफिट ऑफ दिस 10-15 years going forward for Indian economy and Indian capital markets. Mr. Nair, any particular sectors जो आप वॉच कर रहे हैं इस समय और जहां आप आने वाले सालों में अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं? देखिए, इंडिया का द बिगेस्ट एडवांटेज इज व्हेन यू लुक एट मोस्ट ऑफ द अदर इकोनॉमीज, इंडिया इज वेल डाइवर्सिफाइड फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव. तो काफी सेक्टर्स बहुत अच्छा कर सकता है ओवर द नेक्स्ट 10-15 years. तो आज के तारीख में अगर हम बात करें तो we are actually a little more tilted towards capital goods, IT to an extent, real estate to an extent. All this financial services a big part, especially on the PSU banking sector, etc. ये सब में overweight है. But ये तो views है, ये हर एक साइकिल में सेक्टर्स चेंज होते रहते हैं. तो फंड हाउस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड CIO एंड फंड मैनेजर्स के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा. वो तो प्रोफेशनल्स का काम है. It can change, but the bottom line is we should leave that to the experts and focus on the broader story, which is the India story, wherein there is a tremendous opportunity to create intergenerational wealth for the next 10-15 years, and it can be exponential. So wealth creation के लिए यही हो सकता है. अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर आपके लिए हो सकता है अगर आप अगले 15 से 20 साल के लिए अपने आगे की जनरेशन के लिए वेल्थ जोड़ना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं तो इस बाजार में. साथ ही में मैं ये मौका लेना चाहूँगी क्योंकि यूनियन म्यूचुअल फंड के CEO मेरे साथ हैं कि हम इनके नए NFO एक नई स्कीम जो ये लेकर आए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करें, अपने खास सेगमेंट वाह क्या NFO आपके लिए लेकर आते हैं और मिस्टर मधु नायर से इस पर ही हम बात करने वाले हैं. यूनियन म्यूचुअल फंड की नई स्कीम जो लॉन्च हुई है अभी, उसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. ये NFO जो है वो 3 सितंबर तक खुला है. नाम से साफ है कि ये स्कीम अलग अलग एसेट यानी मल्टीपल एसेट क्लास में निवेश को आपके लिए डिवाइड करेगी ताकि निवेशकों को एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल सके. सो 65 से 80% जो है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इसका निवेश होगा, 10 से 25% डेट और मनी मार्केट में और 10 से 25% गोल्ड और सिल्वर ETFs में. छोटा सा हिस्सा रीट और इन्वेट्स में भी होगा. 3 बेंचमार्क हैं जिनको ये फॉलो कर रहे होंगे. 65% जो है वो निफ्टी 50 TRI, 20% क्रिसल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स फंड प्लस 15% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड. तो इनका जो लीफलेट है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात कहूँ या फिर जो बात मुझे अट्रैक्ट कर रही थी जो शुरुआत में है, चूज मल्टी क्योंकि मार्केट्स कभी भी मार सकते हैं पलटी. तो ये थीम है और इसको और ज़रा सा मैं एलैबोरेट करने के लिए कहूँगी. मेरे साथ यूनियन म्यूचुअल फंड के CEO मधु नायर जी बने हुए हैं. मिस्टर नायर, ये जो पूरा आपका जो स्कीम अभी लाने के पीछे क्या वजह है? आपको क्या लग रहा है ये मार्केट कभी भी मार सकते हैं पलटी, इसीलिए चूज करें मल्टी? Thank you Priyanka for that, but ऐसा नहीं है. ये जो
मार्केट कभी भी मार सकता है पलटी, ये हर एक एसेट क्लास के लिए हमने कहा है। ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट के बारे में कह रहा है, ये तो गोल्ड में भी हो सकता है, ये तो फिक्स इनकम में भी हो सकता है। बट उससे पहला मैं ये कहूंगा कि वेन एवर वी लॉन्च ए फंड, वी आर ए वेरी वेरी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट लेड फंड हाउस। तो rather than क्या मार्केट में चल रहा है एंड क्या फ्लेवर है मार्केट का, हम लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट टीम से जब सजेशन आए कि नहीं ये अगले 10-15 साल के लिए दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस, इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स, दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन वी कम आउट विद न्यू प्रोडक्ट्स। एंड आज की तारीख में आप देखोगे तो आपने पूछा ये नियर टर्म वैल्यूएशन थोड़ा सा हमको ये लग रहा है फ्रॉम एन इक्विटी मार्केट पर्सपेक्टिव महंगा लग रहा है, और कोई एसेट एलोकेशन का बात भी नहीं कर रहा है। एंड ये हमेशा होता है, एसेट क्लासेस जो होता है वो हर एक साइकिल में अलग अलग तरीके से चलता है। कोई कभी एक एसेट क्लास चलता है, कोई दूसरा एसेट क्लास चलता है। अब पिछले 15 साल ही देखिए, 15 साल में अगर हर साल को आप ब्रेकअप कीजिए और जो मेन एसेट क्लासेस है इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और डेट एसेट क्लास को अलग अलग से देखिए और हर साल में देखिए, तो आपने देखा होगा कि 6 साल 15 सालों में इक्विटी ने सारे एसेट क्लासेस को बीट किया है, 7 साल गोल्ड ने एसेट क्लासेस को, सारे एसेट क्लासेस को बीट किया, और 2 साल फिक्स्ड इनकम सारे एसेट क्लासेस को बीट किया। तो इससे ये साफ है, और ये हिस्ट्री आप देखिए कि हर अलग अलग साइकिल में, हर एक साइकिल में एसेट क्लास अलग अलग चलती है। तो इसके लिए एक डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई एसेट क्लास में कुछ उतार चढ़ाव आए तो दूसरा एसेट क्लास उसको बचा के रखे। तो ये मेन रीजन है ये फंड लॉन्च करने का। ये फंड जो है वो हर एक का पोर्टफोलियो में स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और ये हमेशा होते रहा है। आप अगर 10 इयर्स 20 इयर्स 50 इयर्स बैक भी अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग देखोगे तो म्यूचुअल फंड जब नहीं थे तभी भी लोग अलग से एफडी में इन्वेस्ट करते थे, या फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट में अलग से इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड में अलग से इन्वेस्ट करते थे, और जब इक्विटी मार्केट आए तो इक्विटी मार्केट में भी अलग से इन्वेस्ट करते थे, और म्यूचुअल फंड आया तो म्यूचुअल फंड में भी अलग से इन्वेस्ट करते थे। बट ये एक ऐसा फंड है जो म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में सारे वन स्टॉप सोल्यूशन जो बोलते एक साथ मिलके सारे एसेट क्लासेस का एक्सपोजर देते, और वो भी इक्विटी टैक्सेशन के साथ। सो बहुत, और अब अगर देखोगे टैक्स रिजिम देखोगे तो आज के तारीख में इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज द लोवेस्ट टैक्सेशन कंपैरेटिवली। आप बाकी सारे एसेट क्लास थोड़ा और ज्यादा टैक्स लेते हैं। सो आपको सारे एसेट क्लास एक साथ मिल रहा है, और उसके साथ इक्विटी टैक्सेशन भी मिल रहा है, और प्रोफेशनल एडवाइस के अंडर है कि कहां से कहां एसेट क्लास में जाएंगे। सो ये बहुत कंपेलिंग प्रपोजिशन है। बट उससे ज्यादा आई थिंक एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम अपने निवेश गुरु के फंडा की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे सर आपके साथ। हम अभी आपकी एक नई स्कीम की बात कर रहे थे, लेकिन इन दिनों जो स्कीम बिल्कुल हॉट स्कीम बनी हुई है वो है थीमैटिक सेक्टोरल फंड्स। इसमें आप एम्फे के आंकड़े देखिए, लगातार इसमें इनफ्लो तेज़ी से आ रहा है। कंपनियां बहुत एक्साइटेडली बहुत सारे स्कीम्स इसमें लेकर आ रही हैं। आप थीमैटिक सेक्टोरल जो बेट है इसको आप कैसे देखते हैं? आप लोगों की एक बिजनेस साइकिल फंड ऑलरेडी है इस कैटेगरी में। गोइंग फॉरवर्ड आप किसी थीमैटिक सेक्टोरल स्कीम की तैयारी करेंगे, और आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? क्योंकि जितने एक्सपर्ट से हम बात करते हैं वो बहुत कॉशियस रहते हैं थीमैटिक सेक्टोरल स्कीम्स को जब लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है प्रियंका। जो थीमैटिक और सेक्टोरियल फंड्स जो होता है वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो एलोकेशन में कहा जाता है, जो 5 to 10-15% है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी नए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसको तो बिल्कुल थीमैटिक सेक्टर फंड्स एडवाइजेबल नहीं है, और बल्कि उनको तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जैसे फंड से शुरुआत कर देना चाहिए, जो हर एक एसेट क्लास में निवेश करता है। बट हमारी बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर अप्रोच टुवर्ड्स प्रोडक्ट लॉन्चेस, मैंने पहले भी कहा कि वी लुक एट फाइनल आउटकम्स फॉर कस्टमर्स वेरी वेरी सीरियसली, एंड
from time to time, it is always investment led kind of product launches we will see. और thematic का approach ये है कि हम theme को देखते हैं कि sector, obviously we try to refrain from single sector funds. We obviously look at thematic as a theme, and evergreen themes. Our India for the next 10-15 years is looking very, very good, strong from an economy perspective as well as capital market perspective. And there could be, certain themes which can give you a diversified approach of portfolios across, various segments and across various market caps. So such kind of themes we will evaluate at any point of time. Business cycle की fund बात आपने कही, वो actually हर एक business cycle में different sectors will do well. So उसमें हमारी कोशिश यही है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल उस सेक्टर्स में जाए और इन्वेस्ट करे जो वो साइकिल में अच्छा करने वाली है, एंड उस सेक्टर्स में नहीं करे जो वो साइकिल में अच्छा नहीं करने वाली है. सो that is the entire concept of that fund. But generally thematic fund, unless and until it's an evergreen theme for the next 20-25 years, we will not be very, very keen. Has been our philosophy. मिस्टर नायक, म्यूचुअल फंड में जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न तो चाहता है, लेकिन उसमें जुड़े होते हैं रिस्क भी, और इन रिस्क को कम करने का क्या मंत्र आप देना चाहेंगे निवेशकों को? I think the first thing is the fund itself which we are launching, which is asset allocation. बहुत क्योंकि हर एक साइकिल में अलग अलग assets चलती है, so थोड़ा सा volatility कम करने के लिए बहुत important है. Second, हर एक निवेशक का जर्नी अलग होता है, so उनको उनका रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से और टाइम होराइजन बहुत important है. अगर आपका टाइम होराइजन ही 1 साल है और आप इक्विटी फंड और मल्टी एसेट फंड्स वगैरह जैसे जिसमें इक्विटी के एक्सपोजर्स ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप शायद निराश हो सकते हैं. सो टाइम होराइजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क टॉलरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. ओके, और एक गलती जो लोग करते हैं वो होता है पास्ट परफॉर्मेंस देख करके स्कीम को चुनना. आई थिंक पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी आगे भविष्य के लिए गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी पास्ट परफॉर्मेंस पर एक फिक्सेशन रहता है इन्वेस्टर्स का. तो पास्ट परफॉर्मेंस पे जो फिक्सेशन है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए? बिल्कुल. So this is another very important point because investors just gets colored with very short term kind of performances like 3 months, 6 months, 1 year, 3 year, 5 year from an absolute perspective, and investors should be reminded that it is just on that day whoever had invested 1 year back or 3 year back or 5 year back. So it is actually the return of one single investor. Wherein mutual fund as a concept, everyday investor comes in and invests. And that's wherein consistency of the scheme is much more important. तो लोगों को देखना चाहिए रोलिंग रिटर्न्स जो डेली 3 years, डेली 5 years, पूरे स्कीम का इंसेप्शन से लेके, तो वो एक और इंफॉर्मेशन रेशियो या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखना चाहिए जो लोगों को एक स्कीम का कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है, एंड वो एक डीएनए होता है. And having said that, past performance cannot guarantee, the future performances, but एक consistency of performance इससे समझ में आता है लोगों को, वो देखना चाहिए rather than 1, 3, 5 years performances. So उससे समझ में आता है कि एक डीएनए है, एक फंड हाउस का एक प्रोसेस है जिससे एक चल रहा है. But वो भी, as you rightly said, that also can change. But मेरा हिसाब से ये जो 1, 3, 5 years परफॉर्मेंस जो होता है, एंड लोग जो उसकी तरफ जो एक बहाव रहता है वो बहुत शॉर्ट टर्म है, एंड वो शायद वो आगे जाके हो भी ना हो. इससे अच्छा लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस देखना चाहिए. Okay. So before I close this session, I want to know कि एक इन्वेस्टर जो अब निवेश करना चाहता है, let's say for 5 to
7-8 ईयर्स, तो आप उसे कैसे कहते हैं? आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्कीम आपको चुनने चाहिए? क्या केवल इक्विटी होना चाहिए, या इसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप उसके लिए पोर्टफोलियो में क्या क्या डालना पसंद करेंगे? एक ऑलराउंडर पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी? ठीक है, आई थिंक मल्टी एसेट फंड बहुत अच्छा बेस बन सकता है, स्टार्टिंग और पॉइंट हो सकता लार्ज है। बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है 7-8 साल के लिए। और अगर डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क टॉलरेंस एंड द रिस्क एपिटाइट, क्योंकि होराइजन तो आपने बता दिया 8 साल है, तो अच्छा खासा होराइजन है। सो अगर रिस्क टॉलरेंस थोड़ा सा है, तो देन इक्विटी की तरफ, व्हेन आई से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की तरफ थोड़ा सा झुकाव रहना चाहिए। लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप, ये दोनों कैटेगरीज बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज है, जिसमें सेबी ने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है कि कितने परसेंटेज लार्ज कैप में होना चाहिए या कितने मिड कैप में मिनिमम होना चाहिए, और मल्टी कैप में भी कितने मिनिमम लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप होना चाहिए। इससे पूरे एक एक्सपोजर मिल जाता है पूरे बाजार का। And over the next 7-8 years, I think all of this market caps should do well. So large and mid cap and multi cap are the two other categories which should be forming as part of the portfolio. Apart from अगर multi asset में fixed income है, but fixed income में भी थोड़ा सा निवेशकों को देखना चाहिए, especially at this point of time when we are at the peak of the interest rate cycle, and there is a potential for people to lock into higher yields, and at some point of time when the interest rates comes down, there is a good probability of people generating strong returns on the fixed income schemes also. So एक balance बना के रखना चाहिए, but base multi asset portfolio से बन सकता है with large and mid cap and multi cap kind of categories together. ओके, सो अगर आप मधु नायर जी की सलाह मानेंगे तो आपको इक्विटी के साथ साथ इस समय फिक्स्ड इनकम में भी थोड़ा सा निवेश, थोड़ा सा एक्सपोजर ज़रूर लेना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट के उस साइकिल में खड़े हैं जब इसके बाद हम एक फॉल देखेंगे, और वहाँ आप अभी अगर आप निवेश करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन जहाँ तक बात इक्विटी की है, ये ज़रूर होना चाहिए। मल्टी एसेट कुड बी अ गुड स्टार्टर, एंड देन लार्ज एंड मिड कैप एंड मल्टी कैप इज समथिंग जो मिस्टर मधु नायर recommends कि आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर हो। थैंक यू सो मच मिस्टर नायर फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, and best of luck for your journey onwards. Thank you, sir. Thank you. So, निवेश गुरु का फंडा, इस शो में हम ऐसे एक्सपर्ट्स को लाते रहेंगे और उनसे बातचीत करके उनके निवेश की टिप्स लेते रहेंगे। शुक्रिया हमारे शो को देखने के लिए, और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के निवेश गुरु की खास बातचीत आपसे कभी मिस ना हो। बाय बाय।